अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मूंग और उड़द की फसल में कीटों की पहचान एवं नियंत्रण के उपाय। कम लागत में ऑयस्टर मशरूम की खेती से अधिक मुनाफा। अधिक लाभ के लिए बरसात के मौसम में मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन। प्रदेश के जिन किसानों ने मूंग व उड़द की खेती की है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कई तरह के नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का प्रकोप हो रहा है। तो मूंग व उड़द की फसल में लगने वाले कीटों की पहचान किसान कैसे करें और समय रहते इनके नियंत्रण के लिए कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर स्वाति सिंह तोमर से। जिन किसान भाइयों ने उड़द की और मूंग की खेती की है, उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय पे जो कीट है वो काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं और कीटों के कारण हमारी जो फसल है उसमें काफ़ी नुकसान होता है। किसान भाइयों, फसल में सफ़ेद मक्खी कीट द्वारा पीला मोजाइक रोग को फैलाया जाता है, तो आप कैसे करें इस कीट और रोग का नियंत्रण, आइए जान लेते हैं। इस समय पे जो हमारी व्हाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी है, इसका प्रकोप सबसे अधिक रहता है। जहां पर भी हमारी सफ़ेद मक्खी का अटैक होगा या उसकी संख्या ज़्यादा होगी तो हमारी पत्तियां वो पीली पड़ जाएंगी और पीली पड़ करके पेड़ सूख करके नष्ट हो जाएगा। और जिसे हम YMB येलो मोजेक रोग के नाम से जानते हैं, पीला मोजेक, यह समस्या पूरे खेत में फैल जाती है। मूंग के खेत में या उड़द के खेत में हमें पीला मोजेक रोग दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में हम अगर एक आध पेड़ हमारा सूखता हुआ या पीला दिखाई दे रहा है, उसे उखाड़ करके अपने खेत से दूर स्थान पर ले जा करके उसे जलाएं और उसे नष्ट करें। पीला स्टिकी ट्रैप आता है जो कि हमारी व्हाइट फ्लाई होती है, उसको रोकने में काफ़ी कारगर होता है। जो पीला स्टिकी ट्रैप होता है उसे हम किसी लकड़ी की सहायता से हम कम से कम 4 से 5 ट्रैप भी हम अपने 1 बीघा खेत में लगा सकते हैं। जो हमारी सफ़ेद फ्लाई है वो सब आकर के हमारी पीले स्टिकी ट्रैप से चिपक जाती हैं। चिपकने के कारण हमें किसान भाइयों को इससे कीटों से काफ़ी राहत महसूस होती है। जहां पर भी हमारी सफ़ेद मक्खी का अटैक होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले जो दवाई का छिड़काव करना है, डाईमेथ्योट 1.5 ml दवाई पर लीटर में डाल करके स्प्रे करें और कम से कम 8 दिन के अंतराल के बाद दोबारा इस प्रोसेस को दोहराएं। इसके अलावा फसल को फली छेदक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इस कीट का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। फली छेदक इल्ली में आप अगर देखेंगे कि फलियां अगर आपके पौधे में बनने लगी हैं और फली को देखते ही आप उसमें देखेंगी कहीं किसी प्रकार का छोटा छेद अगर आपको दिखता है, तो फली को अगर तोड़ के देखें तो उसमें एक इल्ली नुमा आपको दिखाई देगा। उसके लिए हम सबसे पहले हम खेत में टी आकार की खूंटियाँ गाड़ें। टी आकार की खूंटियाँ
कम से कम 1 हेक्टेयर में 10 खूंटियों का प्रयोग करें 1 हेक्टेयर में, जिसमें पक्षी आकर के जो इल्लियाँ होती हैं उनको नष्ट कर देती है। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके कारण जो नर कीट होते हैं और मादा कीट आकर्षित होकर के उसकी गंध के कारण, जिसे हम गंधप्राश के नाम से जानते हैं, उसमें आकर के वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हम ले जा करके नष्ट कर दें। उसके लिए हम शाम के समय पर नीम ऑयल या हम इसके लिए प्रोपेनोफॉस दवाई का प्रयोग 30 ml प्रति 15 लीटर वाटर में स्प्रे करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस दवा का प्रयोग दोहराएं। अगर किसान भाई तकनीकियों को अपना करके खेती करता है तो उसे बहुत कम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा और इसके अलावा उसे कीटों से काफी नुकसान से राहत मिलेगी। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मशरूम की खेती कम लागत में अधिक फायदे की खेती है। अगर हम ऑयस्टर मशरूम की बात करें तो कुछ खास प्रबंधनों को अपनाते हुए आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो कौन कौन से ये प्रबंधन है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश नागदा। मशरूम की खेती अपन मुख्यतः भारत में 3 से 4 प्रकार की होती है। यूँ तो पूरा मशरूम 25,000 प्रकार की पाई जाती है, पर मुख्यतः 3 से 4 मशरूम अपन इसको उगाकर अपने आजीविका का साधन कमा सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, जिसे ढीगरी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, इसे उगाने का उचित समय सितंबर माह से मार्च माह तक होता है। इसके लिए उचित तापमान 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऑयस्टर मशरूम उगाने के लिए कुछ आवश्यक सामग्रियों की जरूरत होती है। वह इस प्रकार है, जैसे धान के तिनके या भूसे जो फफूंदी रहित हों, 400 गेज मोटाई की प्लास्टिक शीट, भूसा या तिनके को उबालने के लिए ड्रम, टाट के बोरे, मशरूम बीज के रूप में स्पॉन, एक छिड़काव यंत्र स्प्रेयर, मशरूम उगाने का घर 10 गुणा 8 मीटर के आकार का होना चाहिए। सबसे मुख्यतः मशरूम है। आज हम ऑयस्टर मशरूम, ढींगरी मशरूम के बारे में जानकारी देंगे। यह मशरूम की खेती साल भर होती है। इसके लिए अपने गेहूं का भूसा और मशरूम का बीज चाहिए होता है। गेहूं का भूसा अपने आसानी से अपने खेतों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और मशरूम का बीज अपने के प्रयोगशाला से लेना पड़ता है। इसके लिए इसकी यह खेती साल भर होती है, यह कमरों में होती है। किसान भाइयों, अब अपन ढींगरी मशरूम को बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक ड्रम में सूखा भूसा भरेंगे। फिर इसको 80 डिग्री तापमान पानी को इसके अंदर डालेंगे। इसको 1 घंटे तक पानी को भूसे के अंदर मिलाकर 1 घंटे तक इसको रखेंगे। 1 घंटा रखने के बाद फिर भूसे को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद पानी बाहर निकल जाएगा। उसको फिर अपन 3 किलो तोल कर एक पॉलीथीन शीट बिछाकर साफ सुथरी जगह पर डालेंगे और और 3 किलो ढेर के अंदर अपन 100 से 120 ग्राम बीज मिलाएंगे। बीज मिलाने के बाद इसको पॉलीथीन थैलियों में भरेंगे। इस प्रकार से अपन पॉलीथीन थैलियों में भरेंगे। पॉलीथीन थैलियों में भरने के बाद एक बंद कमरे में 20 से 25 दिन तक इसको रखेंगे। इस तरह से अपने रेक बनाने के लिए अपन बांस की रेक भी बना सकते हैं, जिसमें कम लागत आती है और अधिक मुनाफा मिलता है। और 20 से 25 दिन तक इसको ना अपने पानी नहीं पिलाना है और 20 से 25 दिन तक पूरे मशरूम के अंदर इसकी फंगस बढ़ती जाएगी। पूरी फंगस बढ़ने के बाद फिर अपने पॉलीथीन थैलियों को हटाएंगे। थैलियाँ हटाने के बाद इसको फिर पानी पिलाएंगे। इसके अंदर तापमान अपने को 20 से 25 डिग्री कमरे का तापमान चाहिए और नमी अपने को 70 से 80 डिग्री चाहिए। कमरे में तापमान बढ़ने पर अपन फोगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और फोगर का इस्तेमाल लागत बढ़ जाती है। अतः इसको कम लागत के लिए अपने खिड़की के ऊपर तरपाल लगा देते हैं, ताकि पानी से इसको पानी बाहर की हवा पानी से संपर्क आने पर कमरे का तापमान ऑटोमेटिक कम कर देती है और 25 से 30 डिग्री तापमान मेंटेन रहता है। बेग पॉलीथीन थैलियाँ हटाने के बाद 3 से 4 बार दिन में पानी पिलाएंगे, जिससे नमी बरकरार रहेगी और उससे फिर यह मशरूम निकलने प्रारंभ हो जाएगी। 2 से 2.5 मिनट तक ये मशरूम आती रहती है। किसान भाइयों, अब एक नजर डालते हैं ऑयस्टर मशरूम की खेती में होने वाले आय व्यय के ब्यौरे पर, जो इस प्रकार से है।
मशरूम को तोड़ने के पश्चात इसके अंदर यदि अतिरिक्त पानी हो तो इस पानी को सुखाने के लिए इस मशरूम को कपड़े के अंदर अपन डाल देते हैं। अतः इसमें अतिरिक्त पानी कपड़ा सोख कर फिर इसको मशरूम को पैक कर अपन बाज़ार में बेच सकते हैं। यदि 3 दिन के अंदर मशरूम नहीं बिके तो इसको कपड़े में मशरूम को रखकर इसको बाहर धूप पे सुखा सकते हैं। सुखाने के पश्चात इस मशरूम को अपन बेच सकते हैं। गिली मशरूम का भाव 100 से 120 रुपये प्रति किलो होता है। अतः सूखने के पश्चात इसका भाव 800 रुपये से 900 रुपये प्रति किलो हो जाता है। और एक बैग से पूरे 2 से 2.5 महीने के अंदर 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक मशरूम निकलती रहती है। इस एक बैग को लगाने का खर्चा आता है पूरा 10 से 15 रुपये खर्चा आता है और अपने को 100 रुपये किलो से ऊपर मिलता है तो अपने को कम से कम 20-80 रुपये अपने को इसका मुनाफा मिल जाता है। यह सबसे कम लागत वाली मशरूम है और अधिक मुनाफा देने वाली मशरूम। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मुर्गियों का पालन कर रखा है उन्हें इस व्यवसाय से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बरसात के मौसम में मुर्गियों का आवास, आहार एवं स्वास्थ्य प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो इन सब कार्यों को मुर्गी पालक किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा से। हमारे मुर्गी पालक जो भाई हैं, जो मुर्गी पालन के संबंध में है, वह कैसे इस बरसात के मौसम में जब आर्द्रता अधिक है, नमी अधिक है, तो क्या उपयोगिताएं देखें, क्या क्या रोकथाम करें, इस संबंध में कुछ जानकारी आपके समक्ष देना चाहूंगा। इसमें 3 विषयों का मूल रूप से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि बिछावन आप कैसी रखें, जो बिछावन है उसके संबंध में प्रबंधन कैसा रखें, दाना को प्रबंधन कैसे रखें और बीमारियों का रोकथाम। यदि इन 3 चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जो व्यवसाय है मुर्गी पालन का, इसमें आप अच्छे से इसका लाभकारी रूप में ले सकते हैं। बरसात के मौसम में मांस वाली मुर्गियों की अत्यधिक मृत्यु होती है, इसलिए हमें इस समय मुर्गियों के आवास में उचित वातावरण बनाए रखने की व्यवस्था करनी होगी। तो इसके लिए आप आवास प्रबंधन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। एक आवास संबंधी विषय भी आप इस बात को भी ध्यान दें। इन 3 के साथ साथ आवास जो मुर्गी पालकों का है, जहां मुर्गी रखी है, उस आवास में भी देख लीजिए किसी प्रकार का कोई लीकेज, कोई टपकना, किसी पानी का इस आवास में नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ आपने देखा है कि बारिश के समय में जब अत्यधिक बारिश होती है तो छींटे जो है लिटर में पड़ते हैं, अंदर आते हैं। तो ऐसे समय हमारे मुर्गी पालक भाई ध्यान दें कि जो बरसाती है, जो अच्छी बरसाती है, उससे बारिश के दौरान इसको इन आवास को ढक दें और ताकि जो नमी है, जो पानी है, वो अंदर ना जाए लिटर में। और जैसे ही बारिश समाप्त होती है आप इनको तुरंत उठा दें ताकि प्रॉपर जो हवा है उसका वेंटिलेशन होता रहे, जिससे मुर्गियों में जो श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज है और जो उनकी शरीर की प्रतिरोध क्षमता है, उसमें निश्चित रूप से एक बढ़ोतरी होगी और ऐसे समय जो मृत्यु दर है अपने मुर्गियों में वो कम होगा। किसान भाइयों, बिछावन जो है इस मौसम में आपने देखा कि आर्द्रता बहुत अधिक है, नमी बहुत अधिक है, तो ऐसे समय आप देखें कि बिछावन गीला ना रहे। बहुत अधिक गीला होने से उसमें संक्रमण और बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप बिछावन को पलटते रहें और उस जहां कहीं पानी गिरता है उसको बदल दें। साथ ही साथ इसमें चूने का मिश्रण करें आप। जैसा कि यदि 10 बाई 10 का मैं आपको एरिया बताऊं तो लगभग 1 किलो चूना आप उसमें मिलाएं। तो ऐसा करके और बार बार उसको पलटते रहें तो निश्चित रूप से आर्द्रता भी कमी होगी और बीमारियों की रोकथाम भी होगी और आपका जो बिछावन है, जो लिटर जिसे आप कहते हैं, वो भी ठीक रहेगा और बीमारियों का संक्रमण रुकेगा। तो इस तरीके से आप इस आर्द्रता के समय में, बारिश के समय में कैसे आप इसका बिछावन का करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान आप करें। पलटते रहें समय समय पर, उसको बिछावन को बदलते रहें, उसको गीला ना होने दें और चूना जिस दर से आपको बताया उसको बनाते रहें। बरसात के मौसम में मुर्गियों के शरीर का उचित विकास हो, इसके लिए आपको मुर्गियों की उम्र के हिसाब से दाना तो बदल कर देना ही है, साथ ही साथ दाना संतुलित भी हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। दाना जो दूसरा विषय है इसका कि दाना का प्रबंधन, चूंकि नमी का समय है, दाने में इस समय कवक या मोल्ड्स लगने की पूरी संभावनाएं हैं, तो आप दाने का बहुत अधिक संधारण मत करें, स्टोर मत करें। 7 दिन के लिए दाना पर्याप्त है, इतना दाना अपने मुर्गी पालन केंद्र में रखें और संभवतः कोशिश करें कि लकड़ी के पटिए यदि हों तो उनके ऊपर आप दाने के बोरी को रख दें और उनको खोल कर ना रखें, उनको थोड़ा सा बंद कर रखें, ढक कर रखें एयर टाइट उसमें। और एग्जॉस्ट का जो है उसको भी वेंटिलेशन प्रॉपर, उसमें हवा का दबाव जो बहुत अधिक ना हो और वेंटिलेशन अच्छा हो, एग्जॉस्ट हो। ऐसा करके यदि आप अपने दाने को कवक और मोल्ड से बचा लेंगे, फंगस से बचा लेंगे, पर्याप्त दाना 7 दिनों के लिए रखेंगे तो दाना भी इस समय अच्छा रहेगा।
बरसात के समय मुर्गियों में कुछ रोग भी आते हैं जिनकी रोकथाम और इलाज की जानकारी हमारे मुर्गी पालक किसानों को नहीं होती। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। इस समय बीमारियां अत्यधिक होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। तो इस समय आप जो मुख्यतः बीमारियां हैं उनमें जो है वह सबसे प्रथम तो है डायरिया जो हो जाता है आपको। तो इस डायरिया के संक्रमण को कॉक्सीडियोसिस जिसे हम कहते हैं, तो कॉक्सीडियोसिस के संबंध में आप जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो एम्प्रोलियम सॉल्ट्स हैं, उनको निश्चित दर पर देकर पानी के साथ में ऐसा देकर भी आप रोकथाम कर सकते हैं। पशु चिकित्सक से भी मिल सकते हैं। और साथ ही साथ इकोलाई का जो इन्फेक्शन है, पानी में संक्रमण बढ़ जाता है, तो ये जो इकोलाई डायरिया जो होता है इसके संबंध में भी आप इसमें पानी का सैनिटाइजेशन करके और इस रोकथाम से बच सकते हैं। साथ ही साथ आप गंबोरो और आईबीडी की वैक्सीन भी यदि आप लगाते हैं अपने ब्रॉयलर में और मुर्गियों में, तो यह उपयुक्त समय है जब आप अपने ब्रॉयलर मुर्गियों में इस बीमारी के संबंध में वैक्सीनेशन कर लें। तो यदि आप इन 3 विषय का ध्यान रखते हैं इस बारिश के मौसम में, तो निश्चित रूप से मुर्गी पालन जो है एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में आपको इस मौसम में आएगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम त्यारा, जिला मंदसौर के कृषक सौरभ पाटीदार ने। यह सोलर फेंसिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सौरभ पाटीदार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सोलर फेंसिंग क्या होता है कि बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें कंड्यूम्ड पाइप के पोल बनते हैं, अलग अलग डाया के 40 मीटर का जो है वो कॉर्नर पाइप बनेगा। बीच के जो MS फ्लैट का पाइप वो बना होता है, इसमें वो सिर्फ 30 mm का 25 mm से भी चल जाता है। और में वायर है, वो जो वायर है वो जिंक कोटेड है, उसमें जंग नहीं लगेगा और जंग प्रूफ तार है। और उसकी जो हार्डनेस है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर कोई छोटे मोटे प्लायर से उसको काटना चाहे तो बड़ी आसानी से वो तार नहीं कटती है जैसे कि दूसरी तारें कटती है। इसमें एक पैनल होता है 1.5 बाई 2 मीटर का सौर पैनल, छोटा सा पैनल है। वो सूर्य की किरणों को से ऊर्जा प्राप्त करेगा और वो ऊर्जा एक एनर्जाइजर सिस्टम के अंदर होता है, उसको कन्वर्ट करके सोलर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। और वो जो हमारी आम बैटरी होती है 12 वोल्ट की बैटरी जो गाड़ियों में भी डलती है उसमें स्टोर कर लेगा और उसके थ्रू फिर आगे वो करंट लाइन पे चला जाएगा जो हम तार बाड़ करते हैं। तार बाड़ जैसे एक बैटरी है, तकरीबन 1200 से 1500 मीटर का जो पेरीमीटर है, दायरे की जो फेंस है, वो एक बैटरी पे या एक सिस्टम पे कारगर काम कर सकती है। और इसमें आपके पास 7 से लेकर 10 वोल्ट तक का करंट रहेगा। ये जो करंट है ये जानलेवा करंट नहीं है, एक झटका देगा, झटका देने वाला करंट है। और शॉक जो है वो आपका 0.5 से लेकर 1.5 सेकंड तक का ये शॉक रहता है। तो झटका जरूर रहेगा मगर इससे नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार का बॉडी फिजियोलॉजी को डैमेज नहीं करेगा। हाँ, रही बात वन्य प्राणियों की, जो एक बार टच कर जाएगा वो दोबारा इस पे नहीं आएगा। आपका सर्दियों में बरसात में थोड़ा कम रहेगा, मगर अगर खूब बादल है तब भी चार्ज होगा। और क्योंकि पहले की बैटरी आपकी स्टोर है, रात को वो जो स्टोर्ड बैटरी में जो आपका सोलर एनर्जी जो कंजर्व हुई है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वो उससे उस सारा सिस्टम आपका चल पाएगा। तो मेरे हिसाब से सोलर फेंसिंग एक बहुत बड़ा विकल्प और पूरे भारतवर्ष के किसानों के लिए एक बहुत अच्छा कारगर उपाय आ गया है। उनकी फसल को अच्छी तरह संरक्षित किया जा सकता है, उनकी फसल को पूरी तरह से बचाया जा सकता है और इसके साथ साथ उनकी जो आमदन है वो बढ़ जाएगी। दोनों तरीके से बढ़ेगी। एक तो इनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट जो आप बाच एंड वार्ड और फसल की जगाली रखाली में हम खर्चा करते थे वो सारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अगर हम लगाएं, एक गांव में अगर 30 लोगों के खेत है तो 30 के 30 आदमी सुबह जो है बंदर जागने पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं इस बात को। अगर 30 आदमी का आप 300 के हिसाब से खर्चा लगाएं तो एक महीने का कितना बना? 2,70,000 रुपये एक महीने में खर्च कर रहे हैं। 4 महीने की फसल है तो 4 महीने भी 1 किलोमीटर फेंस का तो पैसा आ गया। ये थोड़ा
किसान भाइयों को ज़रूरी है कि अपना माइंड सेट बदले और इसके ऊपर बजाय इसके कि 1000 रुपये मीटर पे ध्यान ना दें, इसकी लंबी लाइफ और कम समय में, क्योंकि ये आपकी लेबर का खर्चे में बहुत बचत कर रहा है, इसकी कॉस्ट बिल्कुल निग्लिजिबल ही समझनी चाहिए। हम बात करेंगे अलग अलग किस्म से वन्य प्राणियों के हिसाब से किस तरह हम इस सोलर फेंसिंग को अपनाएं। इसमें 2-3 किस्म के वन्य प्राणी होते हैं, जैसे सूअर है, जंप नहीं करता है, उसके लिए कम ऊंचाई वाली तार बाड़ हम कर सकते हैं। तो जैसे इसकी जो ऊंचाई है 4 फुट से लेकर 7 फुट तक ज़मीन के ऊपर होनी चाहिए। अगर वो 4 फुट है तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो जंप अगर करने वाले वन्य प्राणी उस इलाके में नहीं हैं तो वो नहीं घुसेंगे, तो 4 फुट वाला कारगर है। परंतु कीमत का जो डिफरेंस है वो इतना है कि नंबर ऑफ पोल्स नहीं घटेंगे, क्योंकि उनकी दूरी 10 फुट पे फिक्स है, वो लगने ही लगने हैं। उतना ही फर्क आएगा जो हाइट में आप 3 फुट आपका कम हो रहा है, उतना ही वेरिएबल आएगा। तो मैं नहीं समझता कि इसमें पर मीटर में अगर फ़र्क आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स कम नहीं हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसे जंप करने वाले, यहाँ हमारी समस्या है, नीलगाय आती है, बहुत जंप करती है, बंदर से भी ज़्यादा जंप करती है, क्योंकि बंदर हाई जंप नहीं करता, लॉन्ग जंप ज़रूर लगाता है, लंबी कूद लगाता है, हाई जंप नहीं, मगर नीलगाय जंप करती है। उसके लिए कम से कम 7 या 8 फुट की, 7 फुट मिनिमम की हाइट का चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि कोई लॉन्चिंग पैड उस वन्य प्राणी को नहीं मिले। इस तरह हमें अलग अलग ऊंचाई वाले उसका भी करना चाहिए, ऐसा प्रयोग जा सकता है। सोलर पावर फेंसिंग लगाते समय सावधानियां। तार में करंट समान रूप से प्रवाहित होना चाहिए। तार एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक जैसी हो, बीच में ज्वाइंट न हो। तार से जमीन को अर्थ नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए तार के पास खरपतवार या अन्य पौधों को दूर करें। जमीन में अर्थ मिलने से बैटरी कम समय तक ही असर कर पाती है। बाड़ के लिए 12 से 16 गज के तार का प्रयोग बेहतर रहेगा। बाड़ का निर्माण अलग अलग जानवरों के हिसाब से किया जाना चाहिए। किसान बाड़ की मरम्मत करते समय कंट्रोलर को बंद कर दे। समय समय पर मरम्मत और बैटरी का चेकअप करते रहें। और दूसरा, वैसे तो इसमें अपने आप भी एक सेल्फ कंट्रोल है, जैसे ही शॉर्ट हो जाएगी तार तो इसमें सायरन बजता है, हूटर है, हूटर जोर से बजेगा और वो इंडिकेशन दे देगा कि कहीं ना कहीं लाइन पे गड़बड़ है। तो ये 2 प्रिकॉशंस लेने वाली है, बाकी इसमें कोई विशेष नहीं है। बीच बीच में बैटरी का जो पानी है चेंज होना चाहिए, उसमें मार्कर लगे हैं, जब वो लाल लाइन के ऊपर उसकी बॉयल उठ जाती है तो उसमें पानी भरना है। अगर इसकी लागत की बात करें तो ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 1000 रुपये पर रनिंग मीटर के हिसाब से है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सोयाबीन की फसल में लगने वाले रोग और रोकथाम के उपाय, मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को कृषि सलाह। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है।
कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।